हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईओसीएल अप्रेंटिस एग्जाम के बारे में। ठीक है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है, और जैसे मथुरा में, बड़ोदरा में या फिर पानीपत या हल्दिया में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन टेक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर आप लोग उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, अगर आप लोग उस टाइम टेबल को ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो। ठीक है, और इसी के साथ ही अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम लोग पढ़ते भी रहते हैं। मैं केमिकल के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बारी बारी से। ठीक है, जो डिप्लोमा लेवल के हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने डेटा कलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि गुजरात रिफाइनरी जो है वहाँ पे टेक्निकल और जीएस मोस्टली पूछता है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, गुजरात रिफाइनरी में टेक्निकल और जीएस। ठीक है, और उसी तरीके से हल्दिया है, हल्दिया का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पूरे के पूरे किससे, टेक्निकल से ही पूछे गए थे। ठीक है, इसी तरीके से जो पानीपत का एग्जाम होता है इसमें क्या है, टेक्निकल नॉन टेक सब पूछता है इसमें, लेकिन जो पॉलीमर टेक्नोलॉजी से 50 से 60% तक क्वेश्चन किससे थे, पॉलीमर टेक्नोलॉजी से। इसका रीजन भी है कि पानीपत में पॉलीमर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन क्यों पूछता है। ठीक है, ये पानीपत रिफाइनरी क्या है, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट है। रिफाइनिंग तो होती है, पेट्रोकेमिकल भी प्लांट है वहाँ पे, पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, तो वो पॉलीमर कैटेगरी में आते हैं, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछता है। आप जो कंफर्म वाला JEE 4 का जब एग्जाम होता है आपका, कंफर्म जॉब वाला, ठीक है, परमानेंट जॉब वाला, तो वहां पे भी एग्जाम में उससे पॉलीमर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मथुरा का भी है जो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन जो होते हैं टेक्निकल के होते हैं और 40 क्वेश्चन जो होते हैं नॉन टेक के होते हैं। ठीक है, अदर रिफाइनरी भी है। अदर रिफाइनरी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई क्योंकि उधर हमारे कोई दोस्त लोग नहीं है। ठीक है, और आई होप आप लोग मोस्टली इन्हीं सब जगह पे आप लोग अप्लाई करेंगे, इन्हीं चारों में से। बाकी जो उस साइड के हैं जैसे आसाम वगैरह के जो साइड के हैं वो लोग उधर ही अपने साइड ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जो इम्पोर्टेंट रिफाइनरी है उनके क्वेश्चन, कहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पानीपत में भी 100 क्वेश्चन के अराउंड पूछता ही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में कि सिलेबस क्या है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। ठीक है, देखिए ये मैंने बनाया हुआ है चार्ट, एक टेक्नीशियन अप्रेंटिस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में, जो भी इसका सिलेबस है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकल्स में ब्रांच सब्जेक्ट आते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैंने लिस्ट बनाया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, MEB, प्रोसेस कैलकुलेशन या स्टोइकोमेट्रिक कहीं कहीं बोलते हैं उसको, फ्लूइड मैकेनिक्स, HTO, MTO, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको इनसे तैयारी करनी है। ये जो भी मैंने 8-9 जो भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे काउंट कराए हैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आपको इनकी तैयारी करनी है। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट में। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब ये कवर हो जाए, आपको एकदम 100% श्योर हो जाए कि अब आप इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमको हो चुकी है, तो बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, और मैं बताते चलूँ यहीं पे कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है OP गुप्ता की, ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट से मिनिमम आपको 300 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, हर चैप्टर से मिनिमम 300 क्वेश्चन, किसी से 350 भी हो जाएगा तो किसी से 250 भी हो जाएगा, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन कम है और फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको मिनिमम 300 क्वेश्चन तो पढ़ने ही है। ठीक है, 300 से कम पढ़ेंगे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आपके ऊपर है, आप कितना टाइम देते हैं, मैक्सिमम जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, जितना आपकी बस की बात है। ठीक है, लेकिन मिनिमम 300 क्वेश्चन आपसे पढ़ने ही है। MEB में मैं इसमें क्यों शामिल किया हूँ कि MEB में आपका मोल वाला पार्ट जो आता है, मोल बैलेंस वाला। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि C6H6 में हाइड्रोजन कितना परसेंट है बाई वेट। ठीक है, तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट होता है
उसके मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ये एमईबी में ही आती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। बाकी एमईबी से और टाइप के आपसे जो न्यूमेरिकल्स हैं कि मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन, मटेरियल बैलेंस विद विदाउट केमिकल रिएक्शन, तो उनसे क्वेश्चन अप्रेंटिस में तो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया। बाकी तो और जो ये एक लास्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, क्योंकि ये फ्रेशर का एग्जाम है तो इसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी तो आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ठीक है। ये तो हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद आते हैं हम नॉन टेक के बारे में। तो नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछता है, नॉन टेक्निकल में क्या देखिए, आपको जनरल साइंस पढ़ना है, आपके पास लुसेंट की बुक होगी, ठीक है। आपने इंटरमीडिएट या डिप्लोमा की जो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री है पढ़ी है ध्यान से, तो आपको लुसेंट बस एक बार पढ़ के चले जाएंगे तब भी करके आ जाएंगे, ठीक है। नहीं तो लुसेंट को आपको 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो उसकी ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है जनरल साइंस की, ठीक है। उसके बाद आपको 10th लेवल की फिजिक्स आनी चाहिए, वो भी उस पे आधारित जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए, कि जो सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन F इंटू डी, ठीक है। तो इस पे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, F बराबर M इंटू ए हो गया, तो इस पे सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10th लेवल की फिजिक्स आपको कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा तो कोई लिमिट नहीं है, आप इंटर की फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। उसके बाद 12th लेवल की मैथ मैंने यहाँ पे शामिल किया है, कैलकुलस एटसेट्रा, ठीक है। कैलकुलस मैं इसलिए की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपसे मथुरा में सीधे सीधे आपसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैट्रिक्स और शारीरिक जो होता है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है उससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। मथुरा रिफाइनरी में जो परमानेंट जॉब है उसमें भी और अप्रेंटिस वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि लगभग सेम पैटर्न रहता है एग्जाम का, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि 10th लेवल की मैथ्स पढ़ने के लिए सारा नहीं पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप डिप्लोमा करके आए हैं तो आपने 12th में भी पढ़ी होगी मैथ, डिप्लोमा में मैथ पढ़ी है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो आनी ही चाहिए, ठीक है। ये साथ में मेरा ब्लूटूथ ऑन है, वो उसने बोला कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो इसको बंद ही कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं बंद ही कर देता हूँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंटरमीडिएट लेवल की या डिप्लोमा की जो आप मैथ पढ़े हैं उस पे आपको जो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, वो कम से कम आपको आना चाहिए। आप फोकस कर सकते हैं कैलकुलस पे, ठीक है। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने 12th में पढ़ी होगी। तो जो केमिस्ट्री फर्स्ट जो थी, ठीक है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जैसे आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, ये सब जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर है या फिर वैलेंसी वाला चैप्टर है, ठीक है, रेडियोएक्टिविटी वाला चैप्टर है, तो ये सारे चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इनऑर्गेनिक आप पढ़ लेंगे तो आप हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, आपको बेसिक जानकारी रहेगी तब भी आप कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आर.एस. अग्रवाल रीजनिंग, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की जो रीजनिंग है वर्बल नॉन वर्बल दोनों पढ़ना है आपको, ठीक है। तो जो आपकी अंक गणित की बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की, उसमें आपको 10 से 15 चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका लाभ हानि वाला चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है, एज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बिन से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, सीरीज पूछता है, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके सीरीज पूछता है, सीरीज वाले क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग जो होती है, फिगर वाली जो रीजनिंग होती है वो वाली पूछती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके आता ही है, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत हल्का फुल्का आता है, आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो थोड़ा बहुत भी न्यूज देखते होंगे तो ये लोग क्वेश्चन आप लोग कर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश भी पूछता है कहीं कहीं पे, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ना है, स्पेलिंग चेक कि आपको कोई स्पेलिंग दे देगा उसमें छांटा है कौन सी स्पेलिंग सही है, प्रीपोजिशन आर्टिकल्स वगैरह पूछता है, ठीक है। आर्टिकल तो पूछता है इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश में यही 4-5 टॉपिक हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है, टेक्निकल में क्या पढ़ना है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताते चलूँ कि अप्रेंटिस एग्जाम में, ठीक है, और
JEE 4 का जो एग्जाम होता है IOCL का, उसके एग्जाम में ज़्यादा फर्क नहीं है पैटर्न्स के, ठीक है। आपको ये समझिए कि 80% तक आप सेम ही पूछता है, ठीक है। सेम उसका लेवल रहता है 80% तक, ठीक है। बाकी 20% वो डिफरेंट कहाँ से हो रहा है, वो एक्सपीरियंस वाला एग्जाम है तो वहाँ पे प्लांट वगैरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए वो 20% जो हमारा है वो अलग हो जाता है। बाकी 80% ये समझ के जैसे अप्रेंटिस में क्वेश्चन पूछता है वैसे ही परमानेंट जॉब में भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब अभी भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे मैंने ये एग्जाम स्ट्रेटजी बनाई हुई है डेली शेड्यूल की, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में है ये। तो उसके बारे में मैंने बनाया हुआ है ये। एक शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आपको अब मान के चलिए आपका आई थिंक 6/11 को आपका एग्जाम है, 6/11/2022 को, ठीक है। तो अगर देखें तो मोटी मोटा आपके पास 40 दिन है टोटल, ठीक है। तो 40 दिन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, 30 दिन में और 10 दिन में, ठीक है। तो 30 दिन आपको टोटल सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बाकी 10 दिन बचा के रखने हैं आपको रिवीजन के। 10 दिन रिवीजन के बहुत होते हैं, मैंने मैक्सिमम लिया, मैं 5 दिन ही रख रहा था, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 10 दिन में रिवीजन करेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा खुचा रहेगा एक्स्ट्रा पढ़ने का तो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने तो 30 दिन में सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादातर लोग फ्रेशर होंगे, अप्रेंटिस करने जा रहे हैं आप लोग, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास 7 घंटे डेली तो पढ़ने के लिए होंगे, क्योंकि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है, आपके पास आराम से आप घर पे हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो कहीं किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो मुश्किल है 7 घंटे टाइम निकालना, जॉब के बाद में बहुत हेक्टिक होता है। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लोग हैं वो फ्रेशर हैं और कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए 7 घंटे निकालना, घूम खेल के मौज मस्ती करके 7 घंटे तो पढ़ने के लिए निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये 30 दिन है, तो 30 दिन में मैंने 7 घंटे पर डे स्टडी का टाइम दिया, ठीक है। अब 7 घंटे को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 घंटे और 4 घंटे, ठीक है। तो इस 3 घंटे पर डे जो हम पढ़ेंगे टेक्निकल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और इस 3 घंटे में मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन तो पढ़ने ही है 3 घंटे में, ठीक है। और वो भी कैसे, बुक्स और साइट के दोनों के हेल्प से, ठीक है। आप OP गुप्ता का बुक लेंगे या जो भी रामप्रसाद की बुक है उससे लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको जो समझ में नहीं आएगा उसको बुक में देखेंगे, ऑनलाइन साइट से भी आप इस टाइम पे पढ़ सकते हैं इसी 3 घंटे में, ठीक है। तो आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन पढ़ने ही है, ठीक है। ये 30 दिन तक करना है, ठीक है। बाकी जो 7 घंटे का जो दूसरा पार्ट है 4 घंटे, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसमें 1 घंटे में आपको GK GS करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। न्यूज वगैरह आपको सब कुछ इसी 1 घंटे में ही करना है, ठीक है। बाकी आता 1 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है। इस रीजनिंग में क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग है, ठीक है। तो इसी 1 घंटे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आपको लग रहा होगा 1 घंटे में कवर नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे से 1 घंटे में कवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा कर चुके हैं और फिर मैथ आपको आती है, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत हाई फाई लेवल का आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको 1.5 घंटे मैंने निकाला हुआ है यहाँ पे मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। तो ये मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स जो मैं इंटर की या हाई स्कूल जो मैंने बताया अभी पिछले स्लाइड में कि आपको इंटर की जो कैलकुलस है उसको, या डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाले चैप्टर हैं, तो इस टाइप के चैप्टर हैं। केमिस्ट्री जो पढ़नी है आपको इंटर की, ठीक है। कुछ जो इनऑर्गेनिक वाले जो चैप्टर था वो पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ लेना आपको हाई स्कूल की, इंटर की, ठीक है। हाई स्कूल की तो पढ़नी है, अगर टाइम मिलता है तो आप इंटर की फिजिक्स भी हल्का फुल्का रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आधे घंटे क्या पढ़ने हैं, आधे घंटे पढ़नी है इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है। तो 1 1 2 3 3.5 और 4 घंटे हमारे इस 4 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। और आपको ये रिवीजन करना ही है आपको, बाकी 10 दिन। तो ये हमारा 30 दिन का शेड्यूल हो गया, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल में देखें तो टेक्निकल में अगर आप 3 घंटे पर डे पढ़ते हैं टेक्निकल,
और मिनिमम 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 30 दिन में 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और टोटल आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके। तो मिनिमम आपसे मैंने बोला था 300 क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से 2400 क्वेश्चन होते हैं। 2400 क्वेश्चन तो मैं पढ़ रहा हूँ, कम से कम आपको 2400 क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है कि 100 क्वेश्चन पर डे पढ़ने हैं, तो इस हिसाब से आपको 3000 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो 2400 तो कम से कम हो गया, लेकिन आप जब इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे तो आप 2400 से मतलब कम से कम 2400 और मैक्सिमम आप 3000 क्वेश्चन तो आप पढ़ लेंगे इस टाइम टेबल के हिसाब से कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3000 क्वेश्चन सफिशियंट होते हैं अप्रेंटिस एग्जाम के लिए, ठीक है। ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। 3000 क्वेश्चन जो हैं आप मन से पढ़े हुए हैं, ध्यान से पढ़े हुए हैं, तो अप्रेंटिस एग्जाम के लिए एकदम समझिए 100% गारंटी है कि आपका निकल ही जाएगा। एक मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नॉन टेक छोड़ देंगे, केवल टेक्निकल के भरोसे आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस रिफाइनरी का फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, मिनिमम 300 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी रही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये मैं एक आपको हेल्प के लिए बनाया हूँ कि आपको हेल्प करेगा, आप इस हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं, इसी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपका दैनिक दिनचर्या कैसा है उसके हिसाब से आप टाइम टेबल अपना बना सकते हैं खुद भी। ये मैंने आपको एक सपोर्ट के लिए बनाया हुआ है कि आप ऐसे बना सकते हैं अपने हिसाब से टाइम टेबल, क्योंकि सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, कब सोना खाना पीना है, सब चीज़ें सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये खत्म हो गया डिस्कशन, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और मैं मास ट्रांसफर इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। हर हफ्ते में 2-3 वीडियो में अपलोड कर दे रहा हूँ। और किसी के अगर भाई वगैरह डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो उनको आप चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।